पटलोद्भासी भासतेत्यापि भारतम् आयुर्वेदात्मकं ज्योति शाश्वतं न प्रकाशता। परम श्रद्धेय सभी, मैं डॉक्टर भगवान सहाय, प्रोफेसर आयुर्वेद यूनानी तिब्बिया कॉलेज नई दिल्ली, आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज संभाषा का विषय क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, बहुत ही प्रासंगिक विषय है बाल रोग चिकित्सा एवं शैक्षणिक दृष्टि से देखते हुए। और इस संभाषा में जिनका निर्देशन, जिनका सानिध्य हमें जिनका प्राप्त होने वाला है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस परिचय के लिए विश्व आयुर्वेद परिषद के आयोजन करता है, उन्होंने मुझे योग्य समझा। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान का विषय है। प्रोफेसर देवेंद्रनाथ मिश्र सर, जिनको डीएन मिश्रा जी के नाम से सभी लोग जानते हैं, आपके को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद समाज, विशेषकर कौमार भृत्य विभाग में आपका एक विशिष्ट स्थान है। आप कौमार भृत्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, अच्छे चिकित्सक हैं, अच्छे शोधकर्ता रहे हैं, और जीवन की जो यात्रा का प्रारंभ से के आज तक अनवरत वो शोध कार्य और शैक्षणिक कार्य और चिकित्सा कार्य की गति आज तक बनी हुई है। तो आज इस सेमिनार का जो विषय है बहुत प्रासंगिक है और सर का सानिध्य हमें मिलने वाला है। सर का शैक्षणिक और चिकित्सीय अनुभव निश्चित रूप से हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा। सर का जन्म, जैसा कि बताया गया था, सिद्धार्थ नगर गोरखपुर के नजदीक यूपी में सर का जन्म हुआ। और उसके बाद अपने कठिन परिश्रम करते हुए गुरुदेव ने अपनी एजुकेशन में आयुर्वेद बीएमएस लखनऊ आयुर्वेद महाविद्यालय से अपना बीएमएस करके 1998 में बीएचयू से स्त्री प्रसूति एवं कुमार भृत्य में आपने एमडी की डिग्री प्राप्त की। तब से चलने वाला जो प्रोफेशनल कारवा है वो आज तक अनवरत जारी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ऊर्जा और आपका उत्साह और आपकी सदाशयता हमारे प्रति सदैव बनी रहे। आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंतर्गत रजिस्ट्रार और रिसर्च फेलो के रूप में करीब 4 वर्ष आईएमएस बीएचयू में अपना समय दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर, जैसे लेक्चरर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल के रूप में सर ने अपनी अनवरत और रेस्टलेस सेवाएं दी। आज वर्तमान में आप बीएचयू आईएमएस बीएचयू में फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा एंड कुमार भृत्य विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, जो निश्चित रूप से एक संस्था के लिए भी गौरव का विषय है, हमारे लिए भी गौरव का विषय है। सर का इस तरह से टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस यूजी पीजी को मिलाकर 36 इयर्स का है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर 15 साल तक रहे हैं। बहुत आयुर्वेद से इतर भी सर का जो विषय, सर एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, तो सर का जो आयुर्वेद के इतर भी बहुत सारे और क्वालिफिकेशंस रही है। जैसे आपने सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा आईएमएस से बीएचयू से भी किया। उसके बाद एडवांस्ड कोर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल टेक्निक ऑफ फर्टिलिटी कंट्रोल फ्रॉम FPAI मुंबई से किया। सर की बुक्स के बारे में क्या बताएं, आप सभी लोग परिचित हैं। हम लोग उन बुक्स को पढ़कर गुरु परंपरा से, शिष्य परंपरा से आगे बढ़ रही है। तो कुमार भृत्य विषय पर गुरु जी का जो पुस्तक है, मेरा मानना यह है कि काश्यप संहिता के बाद जो पुस्तक गुरु जी की जो रही है,
ही हमारा मार्गदर्शन करती रही है। वही आकर ग्रंथ के रूप में आज भी प्रचलन में। इस पुस्तक को मैटरनिटी क्लिनिकल केयर इन मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सर ने एक बुक लिखी है। उसके साथ साथ स्त्री रोग विषय पे भी गुरु जी का एक ग्रंथ उपलब्ध है। आरोग्य रक्षा कल्पद्रुम के पे टीका गुरु जी ने की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है और आने वाली जनरेशन को वो प्रेरित करता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। बहुत सारी बुक्स के गुरु जी कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी रहे हैं और लगभग 60 से ज्यादा गुरुजी के शोध पत्र और आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस सर ने सुशोभित की है। इसमें 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो एक हमारे लिए गौरव का विषय है। 6 जर्नल के सर एडिटर हैं और इसके साथ साथ जर्नल ऑफ आयुर्वेदा जो कि NIA से पब्लिश होता है, बहुत एस्टीम्ड जर्नल है, उसके सर हैं इस समय। सर को बहुत कई सर की सेवाओं को स्वीकार करते हुए, योगदान को देखते हुए आयुर्वेद जगत में बहुत सारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से नेशनल अवार्ड टेक्स्ट बुक के लिए दिया गया है। साथ ही सरस्वती सम्मान 2008 में दिया गया है और बेस्ट टीचर अवार्ड 2024 में सर को देकर अपने आप को संस्थाओं ने गौरवान्वित महसूस किया है। इसके साथ बहुत सारी सर के अवार्ड और इस तरह के रहे हैं। तो ये एक औपचारिक परिचय सर का दिया गया है, जो वरना जो है सर का जो स्थान और जो आयुर्वेद जगत में और कुमार वृत्ति में विशेषकर जिस तरह से है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा से रहा है। आने वाले समय में और सर से हमें प्रेरणाएं मिलती रहेगी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से सर के व्यवहार और सर से इतने आह्लादित हूँ। सर एकेडमिक और प्रोफेशनल के अलावा सर का जो व्यक्तिगत जीवन है बहुत उदारतापूर्ण रहा है, ये इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय का अभाव है, सर के लिए कितने कुछ कहा जाए उतना ही कम है। तो मैं एक बार पुनः सर का इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भगवान सायर सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर देवेंद्र सर को, DN मिश्रा सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के टॉपिक के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। विश्व आयुर्वेद परिषद के पदाधिकारीगण, प्रोफेसर दिनेश राय जी, डॉक्टर भगवान सायर जी, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर प्रोफेसर KN उपाध्याय और जो भी अन्य हमारे शिक्षक मित्रगण उपस्थित हैं, उन सबको एक बार मैं नमस्कार करता हूं। इस संभाषा में जो छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं, उनका विशेष रूप से स्वागत है। उसका कारण यह है कि जो जिन मित्रों का मैंने नाम लिया या जो भी शिक्षकगण हैं, वो स्वयं में एक मूर्धन्य विद्वान है। तो मेरी वार्ता उनके लिए नहीं है, मेरी वार्ता एक्चुअली छात्रों के लिए है, क्योंकि मैं कौमारवृत्त का छात्र था, कौमारवृत्त का छात्र हूँ और जीवन भर में कौमारवृत्त का ही छात्र रहना चाहता हूँ। मुझे रिटायर हुए लगभग 13 वर्ष हो गए। केवल पठन पाठन और लिखने में मेरी अभिरुचि रही है। उसी दृष्टिकोण से ये टॉपिक मैंने आज की वार्ता के लिए चयनित किया, जो विशेषकर छात्रों के लिए है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन आज की डेट में लगभग आउटडेटेड हो चुका है। कोई भी मरीज आता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या महिला हो, प्राय देखा जाता है कि वो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर डायग्नोसिस बनती है और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट लिखना, ट्रीटमेंट मिल दिया जाता है। हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन ये लगभग दूर की चीजें हो चुकी हैं। जो नया सिलेबस अगर आप देखिए
तो उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन का टाइम ही नहीं है। जब हम लोग पढ़ते थे तो सुबह 8 से 12-1 बजे तक क्लिनिकल ड्यूटी होती थी, जिसमें हम हॉस्पिटल में ओपीडी आईपीडी अटेंड किया करते थे और मरीज देखा करते थे। खैर, 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस का। एक हमारे परिचित का बहुत बड़े लखनऊ के बहुत बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर स्टोन कोलेलिसिस के लिए। सेकेंड जो कंसल्टेंट थे उन्होंने ओरली अलाउ कर दिया, डिस्टेंशन ऑफ एब्डामेन होने लगा। जो रेजिडेंट्स अवेलेबल थे उन्होंने देखा, कहा लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है और दोबारा पेट खोलना पड़ेगा। सीनियर, पहले जूनियर ने देखा, फिर सीनियर ने देखा। मैं बगल में खड़ा था। बड़े हॉस्पिटल्स में जल्दी बाहर के चिकित्सक की कोई कीमत नहीं गिनी जाती। मैंने कहा, सर ये पेशेंट तंबाकू खाता है, आप अलाउ कर दीजिए, अभी इनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो बड़ी अनिच्छा से उन्होंने कहा, ऐसा खिला दो। और विद इन हाफ एन आवर स्टूल पास हो गया, फ्लैटस पास हो गया और पेशेंट नॉर्मल हो गया। जब हिस्ट्री ली जाती है तो हिस्ट्री में आप बीड़ी पीते हैं नहीं, सिगरेट पीते हैं नहीं, तंबाकू खाते हैं नहीं, सब कुछ लिया जाता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। दूसरी घटना मैं आपको हड़िया इलाहाबाद की बता रहा हूँ। बड़ौत एक बगल में जगह है, 10 किलोमीटर दूर है हड़िया कॉलेज से। प्रोफेसर उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। तो एक पेशेंट आया, वो शायद बड़ौत के प्रधान जी थे। कि साहब हमारी श्रीमती बड़ी तकलीफ है, जरा आकर के देख लीजिए। मैं गया देखने और जैसे ही कमरे में घुसा तो मुझे ठीक उस तरह की स्मेल मिली जिस तरह की स्मेल किसी सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के पिक्चर हॉल के टॉयलेट में होती है। मैंने केस सीट देखी उनकी, जो ट्रीटमेंट चल रहा था, देखा हड़िया प्राइमरी सेंटर से एंटीबायोटिक और क्या क्या दुनिया भर का। तो मैंने एक ही प्रश्न किया उनसे, क्या आपने इनका ब्लड यूरिया कराया? बोले नहीं हुआ है। हमने कहा जाइए करा लाइए। और उसका ब्लड यूरिया 140 निकला। इमीडिएट मैंने कहा आप इनको बीएचयू ले जाइए, बिना डायलिसिस के का काम बनने वाला नहीं है। तो हिस्ट्री और क्लिनिकल साइंस और क्लिनिकल एग्जामिनेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने टॉपिक पे आने के पहले इंट्रायूट्राइन लाइफ की 2-3 केस रिपोर्ट्स की चर्चा करना चाहूंगा। 3rd-4th मंथ में दोहरद अवस्था का डिस्क्रिप्शन अपने यहाँ है और उसमें कहा गया कि बच्चा अपनी डिजायर को माँ के माध्यम से प्रेजेंट करता है। वो डिजायर अच्छी भी हो सकती है, वो डिजायर बुरी भी हो सकती है, साथ में भी हो सकती है और असाथ में भी हो सकती है। साथ में डिजायर है उसको पूरा कर दीजिए, असाथ में है तो उसको टेस्ट पॉइंट आप उसे भले दे दीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि असाथ में न दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया की केस रिपोर्ट है, एक बेबी डिलीवर हुआ जो अपने मदर का ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा था। जब माँ अपने ब्रेस्ट के पास लेकर के जाती थी तो बच्चा मुंह हटा लेता था या निपेश को नहीं पकड़ता था, जो उतना छोटा बच्चा नियोनेट इमीडिएटली बार बेबी कर सकता है। गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन ने देखा, पीडियाट्रिशियन ने देखा, कुछ समझ में नहीं आया उनको। फिर साइको एनालॉजिस्ट बुलाए गए, उन्होंने एग्जामिन किया, पहले बेबी को एग्जामिन किया, उसके बाद बगल के बेड पे जो लेडी थी, पेशेंट थी, उसको बच्चे को पकड़ा दिया और मदर को एग्जामिन करने लगे। बच्चे को जैसे ही बगल के पेशेंट लेडी को दिया गया, उसने उनके ब्रेस्ट पे मुंह मारना शुरू कर दिया और जब उस लेडी ने अपना दूध पिलाया तो बच्चे ने दूध पी लिया। कि पूरी हिस्ट्री लेने के बाद जो साइको एनालिस्ट है उन्होंने कहा कि जब ये बच्चा पेट में था तो शुरू के 3-4 महीने तक माँ ने कई बार इसको अवॉइड करने का प्रयास किया,
जिसका संभवतः ये रिजल्ट है कि मदर का ब्रेस्ट फीड पीने से बच्चा रिफ्यूज कर रहा है। तो थर्ड फोर्थ मंथ के दोहरद अवस्था आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद छठे पांचवें पंचवें मना षष्ठे बुद्धि, इसमें मन और बुद्धि का विकास हो जाता है। और अगर महाभारत की कथा याद हो तो मनु ने छठे महीने में ही पेट में रह करके अर्जुन से चक्रव्यूह भेदन की कथा पूरी सुनी थी, जिसमें वो सातवां नहीं सुन पाए और बाकी जो हुआ आपको मालूम होगा। इस पर भी रिसर्च वर्क हुआ है। तो लोगों ने क्या किया, जो डॉक्टर्स वहाँ थे रिसर्च करने वाले, उन्होंने कुछ प्रेग्नेंट लेडीज के पिलो में सैड सॉन्ग और कुछ लेडीज के पिलो में रॉक एंड रोल सॉन्ग उस समय चलता था, वो उसके वाइब्रेशंस फीड कर दिए। और ये ऑब्जर्व किया गया जब माँ सो गई तो कोई वाइब्रेशन चल रहे थे कि जहाँ सैड सॉन्ग था वहाँ बेबी का मूवमेंट जो है स्लगिश हो गया, कम हो गया। और जहाँ रॉक एंड रोल टाइप के सॉन्ग थे वहाँ एग्जीगरेटेड मूवमेंट्स हुए। इसका मतलब हुआ कि बच्चा जो फीटस रहता है पेट में, वो माँ की हर एक्टिविटी और गतिविधि को मन और बुद्धि के विकास के बाद ऑब्जर्व करता है और ले लेता है। उसी का दुष्परिणाम जो आज देखने को मिल रहा है कि मदर का टीवी और मोबाइल में प्रेग्नेंट लेडी का व्यस्त रहना, नतीजा बाहर निकलने का बेबी बहुत जल्दी उस दिशा में एक्ट हो जाते हैं। खैर, आयुर्वेद में एक सुश्रुत ने सिद्धांत दिया, ध्रुव चतुराणाम सानिध्यात गर्भ स्याद विदपूर्वक ऋतु क्षेत्र अम्ब बीजाराम समग्राद अंकुरो यथा। ये चार चीजें गर्भ धारण के लिए आवश्यक है, ऋतु, क्षेत्र, अम्ब और बीज। ये अगर सामान्य है, अच्छा है, तो फसल अच्छी होगी, फसल की पैदावार अच्छी होगी। धान्य के अंकुरण से इसका संबंध उन्होंने स्थापित किया। ठीक इसी तरह गर्भ धारण के लिए भी इनका सामान्य होना आवश्यक है। अगर इसमें असामान्यता है तो विविध प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। बहुत डिटेल में न जा करके मैं जो अम्ब है उसकी व्याख्या जो आयुर्वेद में की गई है उसकी बात करता हूं आपसे। अष्टांग संग्रह शारीर स्थान में माता के आहार पर कमेंट किया है वाग्भट ने कि अगर बातल आहार माँ ले रही है तो गर्भ जड़ होगा, बधिर होगा, मूक होगा, स्वर में उसकी विकृति होगी, खंज, कुब्ज, वामन एवं हीन या अधिक अंग वाला पैदा होगा। इसी तरह पित्तल आहार अगर ले रही है माँ तो बच्चे में खालित्य, पालित्य, समश्रुहीनता, त्वचा, नख, केश में पिंगल बढ़ता आएगी। कफज आहार लेने पर कुष्ठ, किलास और सदंत जन्म जैसी अवस्थाएं हो जाती हैं। बीज दृष्टि की दृष्टि से अगर देखें तो आयुर्वेद ने सिद्धांत दिया बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव। इसमें जहां जहां विकृति आएगी उस तरह के अंग प्रत्यंग विकृत होंगे, विकृत होकर उत्पन्न होंगे। अब मैं इस इंट्रोडक्शन के साथ क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आता हूं। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण है पहले गर्भावस्था की हिस्ट्री। अगर वो, क्योंकि जो बालक उत्पन्न हुआ है वो न अपनी कोई बात कह सकता है, न अपनी कोई कंप्लेन कर सकता है, न कोई बात आपकी सुन सकता है, तो उसके एग्जामिनेशन के लिए गर्भावस्था की कुछ चीजों का जानना पीडियाट्रिशियन के लिए आवश्यक है। जैसे एज ऑफ दी मदर, माँ की उम्र आयुर्वेद में
रजो दर्शन का काल 16 से और 50 वर्ष का माना गया है। जो अन्य साहित्य है उसमें उन्होंने कहा कि 8 वर्षा भवेद गौरी 10 वर्षा टूरोणी, 8 वर्षा भवेद गौरी 10 वर्षा टूरोणी अत ऊर्ध्व रजस्वला, 10 वर्ष के बाद कभी भी पीरियड्स स्टार्ट हो सकते हैं। और काश्यप में भी यही बात कही कि 16 वर्ष के होने पर पीरियड स्टार्ट होते हैं, एज ऑफ मेनॉर्की स्टार्ट होती है, परंतु खान पान रहन सहन आहार विहार के आधार पे ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ऋतु का जो महत्व बताया गया वो इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ठीक है कि एज ऑफ मेनॉर्की या रजो दर्शन 16 वर्ष की एज में प्रारंभ हो जाता है, परंतु और 50 वर्ष तक की एज है, तो इस संपूर्ण एज में गर्भधारण किया जा सकता हो ऐसा नहीं है। उसमें तरह तरह की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि बिलो 18 ईयर्स, जो आज का स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट से, बिलो 18 ईयर्स एज में गर्भधारण नहीं होना चाहिए और एबव 35 ईयर्स। उसका कारण क्या, उसका परिणाम क्या होगा कि बेबी प्रीटर्म हो सकता है, क्रोमोजोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चे में हो सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक्सपोजर टू रेडिएशन, डिफरेंट केमिकल ड्रग्स और वायरल इन्फेक्शन, जिसमें रूबेला है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, मम्स है, ये इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है, अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं तो कॉन्जेनिटल एनामेलिस डेवलप करेंगी, स्मॉल फॉर गैस्ट्रेशनल एज बेबी होगा, हाइड्रोसेफलस डेवलप कर सकता है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। इसीलिए अगर हम ध्यान दें तो जो रूबेला वैक्सीन है वो अनमैरिड लड़कियों में देने का विधान है, और अगर वो मैरिड है तो प्रेगनेंसी में हमें नहीं देना है। देना कब है, एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन देना है। और ये साथ साथ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि एटलीस्ट 2-3 महीने तक आपको गर्भधारण नहीं करना। ये सब इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बच्चे में तरह तरह के कॉन्जेनिटल एनामेलिस पैदा कर देते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्रॉनिक डिजीज लाइक हाइपरटेंशन है, टॉक्सीमिया है, कार्डियक डिजीज है, या चिकन पॉक्स जैसे इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन साथ बच्चा पैदा हो सकता है, प्रीटर्म बेबी हो सकता है, स्मॉल फॉर गैस्ट्रस एज बेबी हो सकता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अगर मदर को है तो लो बर्थ वेट बेबी पैदा होगा। प्रीवियस हिस्ट्री भी, जो पहले बच्चे पैदा हुए उसकी हिस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे इंट्रायूटाइन इन्फेक्शन, टार्च इन्फेक्शन अगर रहा है तो एबॉर्शन, स्टिल बर्थ और प्री मेच्योर बर्थ की संभावना रहती है। हाइड्रोस फिटालिस बेबी अगर पहला पैदा हुआ है तो इट मीन आईसो इम्यूनाइजेशन की संभावना होती है। ब्लड ग्रुप RH फैक्टर कराने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है इमीडिएट आफ्टर बर्थ भी, या अगर अभी डिलीवरी नहीं हुई है तो उसके पहले भी। इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर एंटीनेटल केयर लिया है तो नॉर्मल बर्थ होने की बहुत अच्छी संभावना है, नहीं तो परिणाम ये होता है कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और फिर बर्थ के समय बच्चे में अनेक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो आइडियल स्टेज है एंटीनेटल केयर की, उसमें मदर की हाइट, वेट, हीमोग्लोबिन और 2 बच्चों के बीच का स्पेस, इसको बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जैसे मदर की हाइट 145 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उसमें पेल्विक डिफॉर्मिटी की संभावना ज़्यादा रहती है, पेल्विक के छोटा हो सकता है,
वेट उसका 40 kg से कम नहीं होना चाहिए। 2 बेबी में गैप मिनिमम 2 years का अवश्य होना चाहिए। हीमोग्लोबिन 8 ग्राम के ऊपर होना चाहिए और वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 5 kg से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैटरनल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, ये सब विड्रॉल सिम्टम पैदा करते हैं, क्योंकि माँ अगर ले रही है और बच्चा डिलीवर होने के बाद ये चीजें जो ब्लड के द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में जा रही थी वो बंद हो जाता है, तो बच्चे में विड्रॉल सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। तो ये कुछ मैटरनल हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको लेने के बाद अब हम बच्चे के एग्जामिनेशन पे आते हैं। तो सबसे पहला एग्जामिनेशन है बच्चे का पोस्चर क्या। जब वार्ड में बेबी आ गया, हमने आपका इसको वगैरह देख लिया, न्यूनेटल केयर उसकी पूरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद वार्ड में बेबी आ गया, अब बेबी को हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो एग्जामिन करने समय जब हम वार्ड में इंटर करते हैं तो क्वाइट नॉर्मल स्टेज में जब शांत हो बेबी तो हमें उसको एग्जामिन करना चाहिए। और उस एग्जामिनेशन में अगर हम देखें, सबसे पहले पोस्चर, बच्चे का पोस्चर क्या है। अगर दोनों हाथ पैर उसके फुल टर्म बेबी है तो यूनिवर्सल फ्लैक्स होंगे, इस तरह से हाथ भी मुड़ा होगा और पैर भी इसी तरह से मुड़ करके एब्डामन पे आए होंगे। लेकिन अगर प्री टर्म बेबी है, समय के पहले पैदा हो गया है, तो लोअर लिम्ब उसका फ्लैक्स होगा और अपर लिम्ब उसका एक्सटेंडेड होगा। अपर लिम्ब उसके एक्सटेंडेड होंगे, लोअर लिम्ब एब्डामन के ऊपर मुड़ा हुआ होगा। फिर बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, पुअर एक्टिविटी है या सिंगल लिम्ब की पुअर एक्टिविटी है, इसको ध्यान देना है। पुअर एक्टिविटी अगर है तो बच्चा किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, सीवियर एस्फेक्सिया का केस हो सकता है और हाइपोटोनिया का केस होता है, जिसमें मसल्स की वीकनेस होती है, उस तरह की कोई डिजीज की संभावना बन सकती है। और अगर सिंगल लिम्ब है तो किसी इंजरी के कारण, विशेषकर जब फॉर्सेप डिलीवरी होती है या ब्रीच डिलीवरी होती है, उस समय बच्चे के कंधे वगैरह खिंच जाते हैं या गर्दन खिंच जाती है, तो ब्रैकियल प्लेक्सस के डैमेज होने की संभावना रहती है और अर्थ पैरालिसिस, कुम्स पैरालिसिस जैसी संभावनाएं बन जाती हैं। बच्चे का क्राई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्राई के आधार पर भी बहुत सी डायग्नोसिस बन जाती है। अगर डिप्रेस्ड क्राई है, जिसको कहते हैं बच्चा करा करा के रो रहा है, तो वो मैटरनल सेडेशन, जो टोबैको, अल्कोहल या वो कुछ ले रही थी, उसका प्रभाव बच्चे पे में, क्योंकि फर्स्ट डे है, हम फर्स्ट डे एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव बच्चे में दिखाई पड़ सकता है। या एस्फेक्सिया न्यूनेट्रम का केस हो सकता है। अगर हाई पिच है, बहुत तीखी आवाज में बच्चा रो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, मेनिंजाइटिस या मेनिंजियल इरिटेशन की संभावना उसमें बनती है। वीक और इल सस्टेन क्राई, धीरे धीरे करा करा करके रो रहा है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है या बेबी में किसी बीमारी की संभावना बन सकती है। कलर, नॉर्मल कलर बेबी का पिंक होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ थोड़ा से लिम्स उसके साइनोज मिल सकते हैं, दैट इज द नॉर्मल। लेकिन अगर पेलर कलर है तो एनीमिया की संभावना बन सकती है, बेबी शॉक में जा सकता है, बेबी में एडिमा हो सकता है या हाइपोक्सिया की स्टेज हो सकती है। इसके अलावा पेलर येलोइश कलर है तो जॉन्डिस की संभावना बन सकती है। साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस और सेंट्रल साइनोसिस। अगर पेरिफेरल साइनोसिस है तो देयर इज चांसेस है हाइपोथर्मिया, पॉलीसाइथीमिया, शॉक लाइक कंडीशंस। और अगर सेंट्रल साइनोसिस है तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की संभावना बनती है। कभी कभी लोकलाइज साइनोसिस भी मिलती है, कहीं स्पॉट जैसा मिलेगा बैक में या कंधे पर या कहीं गले पर। तो एक्चुअली जब वो डिलीवरी होती है उस समय जो पार्ट इंटरनल आस के सामने पड़ता है ड्यू टू प्रेशर, वहाँ
वह हल्की साइनोसिस हो जाती है जो नीले स्पॉट के रूप में दिखाई पड़ता है। रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एक बेबी का 40 to 60 मिनिमम नॉर्मल वेरिएशन रहता है। अगर इससे ज्यादा है तो टेकिकार्डिया की स्टेज है, इससे कम है ये 2 स्टेज बन सकती हैं, टेकिपनिया की स्टेज, ये रेस्पिरेटरी डिजीज या कार्डियक डिजीज या एसिडोसिस की संभावना बताता है। और अगर इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो सून आफ्टर बर्थ, दैट इज एस्फेक्सिया, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, सेरेब्रल एडिमा या नार्कोटिक ड्रग्स जो मदर द्वारा लिए गए हैं या एट द टाइम ऑफ रिसोसिटेशन ऑफ द बेबी अगर कोई यूज किया गया है तो उसका प्रभाव, एनेस्थीसिया का प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। हार्ट रेट, जनरली हार्ट रेट 120 to 160 नॉर्मल होती है, और अगर 160 से भी बढ़ जा रहा है तो चांसेस ऑफ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शियस कॉजेज हो सकते हैं। अगर फीमोरल आर्टरी पल्पेबल है, आप पल्पेट करते हैं तो रिस्क ऑफ कोएक्शन ऑफ एओर्टा है, यानी एओर्टा का साइड चेंज हो जाता है। हेड, एग्जामिनेशन ऑफ द हेड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हेड सर्कमफ्रेंस जब हम देखते हैं तो सामने से स्केल जो फीता होता है हमारा जाना चाहिए और पीछे जो प्रोटोब्रल एंड है उसके ऊपर से कवर करना चाहिए। नॉर्मली ये 30 to 35, 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। अब इसके बाद कंडीशन या तो इसके ऊपर चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या कम हो जाएगा। अगर कम है तो कम होने पर माइक्रोसेफली की संभावना है, ज्यादा बड़ा है तो हाइड्रोसेफलस की तरफ केस जा सकता है। इसके अलावा टेम्परेरी एसिमेट्री मिल सकती है, क्योंकि होता क्या है कि बोन्स आपस में जुड़ी नहीं होती है, सूचर्स अलग अलग होते हैं, तो प्रेशर के कारण वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकते हैं, तो हेड थोड़ा आपको एसिमेट्रिक भी नजर आ सकता है। 6 फोंटेलेरी रंध्र सर में होते हैं, जिसमें 4 बिफोर बर्थ जो लेटर साइड में होते हैं बिफोर बर्थ बंद हो जाते हैं। जो पोस्टीरियर फोंटेलेली होती है वो अप टू 3-4 मंथ क्लोज हो जाता है, और एंटीरियर फोंटेलेली 9 to 18 मंथ में क्लोज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीरियर फोंटेलेली, नॉर्मली आप इसमें पल्सेशन फील कर सकते हैं। अगर ये इसमें उभार है तो देयर इज ए डाउट ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन या मेनिंजाइटिस, और अगर ये डिप्रेस्ड है तो देयर इज चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके बाद सूचर्स आते हैं। वाइडली अगर सेपरेट है सूचर्स, बहुत ज्यादा खुले हुए हैं तो प्रीटर्म में हो सकता है, हाइड्रोसेफलस में हो सकता है, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में आपको मिल सकता है, डिस्प्लेजिया में मिल सकता है, और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में मिल सकता है। कैपुट सब्सिडेनम उपशीर्षक, जब डिलीवरी होती है तो जो सर का भाग नॉर्मली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, तो ये सर का ये पोर्शन इंटरनल आंख के सामने होता है और प्रेशर से ये बाहर आता है। ऐसी स्थिति में वहां स्वेलिंग आ जाती है और बेबी में देखने लगता है जैसे एक सिर के ऊपर दूसरा सिर हो, इसीलिए आयुर्वेद में उसे उपशीर्षक की संज्ञा दी गई। इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, जिसको मॉडर्न में कैपुट सक्सीडेनम और सेफेलोहेमाटोमा के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। एक्चुअली उपशीर्षक जो है वो एक नॉर्मल स्टेज है। कैपुट सक्सीडेनम नॉर्मल स्टेज है जो प्रेशर के कारण बना है, और वो धीरे धीरे 6-7 दिन में स्वतः
सबसाइड होता है, क्योंकि वो सोलन एरिया है जहाँ थोड़ा वाटर एक्यूमुलेशन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, तो धीरे 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 वो डिसअपियर कर जाता है। लेकिन जो सेफेलोहेमाटोमा है वो डिसअपियर जल्दी नहीं होता और वो सीस्टर लाइन से बाउंडेड होता है। अब उसके दो परिणाम हो सकते हैं आगे चल करके, या तो धीरे 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 जो उसमें ब्लड एक्यूमुलेट है वो ब्लड धीरे 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 एब्जॉर्ब हो जाए, या सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए, या बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग हुई है तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, और आरबीसी डिस्ट्रक्शन के कारण बच्चे में जॉन्डिस या कामला की उत्पत्ति हो सकती है। नाउ हेयर, इंडियन बेबीज में जो अपने यहाँ बच्चे पैदा होते हैं इनका मॉप ऑफ हेयर होता है। प्री टर्म बेबी में फ्यूजी हेयर्स होते हैं, सिल्की, बिल्कुल पतले पतले। लो हेयर लाइन है, जैसे क्योंकि आपने दुर्गा जी का चित्र देखा होगा, अजीब से इस तरह से बाल बनाते हैं, तो ये टर्नर सिंड्रोम का सिम्टम हो सकता है। आईज, अपवर्ड साइलेंट, ऊर्ध्व दृष्टि जिसको आयुर्वेद में लिखा गया है, अपवर्ड साइलेंट अगर है, ऊपर आंख उठा करके बच्चा बार बार देख रहा है, तो डाउन सिंड्रोम का इंडिकेशन है। और डाउनवर्ड अगर है तो ट्रैकियोकोलिन सिंड्रोम का इंडिकेशन है। प्रोप्टोसिस, आधी आंख खुली आधी आंख बंद, ऐसी स्टेज प्राय आपको रेट्रोबल्बर हेमेटोमा में मिलती है, रेटिनोब्लास्टोमा में मिल सकती है, इस तरह की कंडीशन में मिल सकती है। सनसेट साइन ये आपको हाइड्रोसेफेलस में मिलता है, जैसे सूर्य डूबता नहीं, आधी आइरिस और प्यूपिल दिखाई देता है, आधा नहीं दिखाई देता है। प्रोप्टोसिस ये रिफर टू सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, तो इसके लिए सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन करना, मेनिंजाइटिस, मेनिंगोफ्लाइटिस, एंकेफ्लाइटिस जैसी किसी कंडीशन का इंडिकेशन हो सकता है। ब्रोसफील्ड स्पॉट ये डाउन सिंड्रोम में मिलता है। ये होता क्या है, एक्चुअली स्मॉल बेनाइन वाइट और ग्रेइश कलर का स्पॉट बन जाता है रिंग अराउंड द आइरिस, दैट इज कॉल्ड ब्रूसफील्ड स्पॉट। ये डाउन सिंड्रोम में मिलता है। कैटरेक्ट मिल सकता है, वो फैमिलियल टेंडेंसी हो सकती है, कॉन्जेनाइटल टेंडेंसी हो सकती है, या रूबेला टॉक्सिकोप्लाज्मोसिस जैसे जो वायरल इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हो गए हैं, उसके कारण भी ऐसा कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट मिल सकता है। फंडस एग्जामिनेशन में अगर कोई संकेत आपको एबनॉर्मेलिटी का मिल रहा है तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन अवश्य करना चाहिए। नोज, नाक का एग्जामिनेशन, सीवियर रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर कर रहा, सांस लेने में बच्चों को दिक्कत लग रही है तो चैनल एट्रेजिया हो सकता है। स्टफ नोज है तो कॉन्जेनिटल सिफिलिस की संभावना बन सकती है। तो ये कुछ 60 पॉइंट्स थे इसमें हेड एग्जामिनेशन में, जिसमें सर, आंखें, कान, नाक, हाँ कान की बात छूट गई। अगर एक्सटर्नल ईयर गायब है तो या ईयर डिफॉर्मिटी है तो देयर इज ए चांसेस ऑफ रीनल कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। आपने प्राय सुना होगा कि कान पे यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, तो मैं भी इस विषय को बड़ा देख रहा था, समझने का प्रयास किया, तो कई जगह हमको पढ़ने को मिला कि कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाने से जो है वो यूरिनेशन नॉर्मल होता है। तो ये बात समझ में नहीं आई कि कान से और किडनी या जो रीनल ऑर्गन्स है, यूरिन ट्रैक्ट ऑर्गन्स है, उनका आपस में क्या संबंध है। तो जब हम जर्मिनल लेयर्स की हिस्ट्री में आते, जर्मिनल लेयर्स को हम देखते हैं, तो जर्मिनल लेयर्स में 3 लेयर्स हमारी हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। जो मेसोडर्म है ये किडनी, गोनाड्स, लिम्फेटिक सिस्टम एंड डर्मिस ऑफ द स्किन, इससे मेसोडर्म से डेवलप होती है। और
बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित है। इसी तरह से जो इंडोडर्म है उसमें यूरिनरी सिस्टम, ब्लैडर और यूरेथ्रा डेवलप करता है। तो ये तो रीनल जो एंगल है, जो यूरेथ्रा, किडनी का जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम का डेवलपमेंट या तो मेसोडर्म से होता है और कुछ इंडोडर्म से होता है। फिर ईयर का क्या संबंध है इससे? तो जब जर्मिनल लेवल पे मैंने देखा तो ये पकड़ में आया कि इनर ईयर, जो इंटरनल ईयर है, वो एक्टोडर्म से बनता है, और आउटर ईयर जो है ये एक्टोडर्म और मेसेनकाइमा ऑफ फारेंजियल आर्चेस से बनता है। फारेंजियल आर्चेस किससे बनती हैं? तो वो है एंडोडर्म से एंड कोर मेसोडर्म से। तो एक्चुअली ये इससे, और जो मिडिल ईयर है वो मेसोडर्म से बनती है। तो एक्चुअली तीनों जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, तीनों जर्मिनल लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ईयर के डेवलपमेंट में है, और मेसोडर्म और इंडोडर्म का इन्वॉल्वमेंट जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है उससे इन्वॉल्वमेंट है। तो संभवतः इसके कारण कान का, ईयर का और रीनल एंगल का कोई आपस में संबंध हो सकता है। इस पे लंबा थोड़ा कार्य करने की आवश्यकता है। एक्चुअली जब तक मैं टीचिंग में था तो मेरे यहाँ अंडर ग्रेजुएशन था। जब पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे और हमारे मित्रों के प्रयास से खुला, तब तक मैं रिटायर हो चुका था। तो जो इस तरह के टॉपिक्स थे जिन पे कुछ काम किया जा सकता था, वो काम करने के मुझे अवसर नहीं मिला। वेबिंग ऑफ द नेक, अब सर से हम गर्दन पे आते हैं, तो वेबिंग ऑफ द नेक, दैट इज ए सिम्टम ऑफ, साइन ऑफ टर्नर सिंड्रोम। स्वेलिंग ऑफ द थायराइड, कॉन्जेनिटल गोइटर की संभावना हो सकती है। नेक में स्वेलिंग अगर है तो ये सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है। चेस्ट में जो है इंफाइजेमेटस अगर चेस्ट है तो ये मैकोनियम एस्पिरेशन, या जिसको कहते हैं हम गर्भोदक पाल बच्चे ने कर लिया है, उसके कारण ये स्थिति डेवलप कर सकती है। यूनिलेटरल बल्जिंग अगर, तो दैट इज ए चांसेस ऑफ न्यूमोथोरेक्स। एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन, जिसमें लीवर का एग्जामिनेशन सबसे महत्वपूर्ण है। नॉर्मली जिस बच्चे को हम एग्जामिन कर रहे हैं फर्स्ट डे, उसमें 1 से 2 फिंगर, 1 to 2 फिंगर, या यूं कहें 2 सेंटीमीटर टू 4 और 5 सेंटीमीटर लीवर नॉर्मली हमको पल्पेबल मिल सकता है। लेकिन ये फिर आफ्टर 7 डेज वो फिर इंटरकास्टल स्पेस में चला जाएगा, या मुश्किल से 1 फिंगर ही हमको एग्जामिनेशन में मिल सकता है। लेकिन अगर इसके बाद भी लीवर इलाज मिलता है तो हमें कॉन्जेनिटल कार्डियक फेल्योर या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। हेपेटाइटिस की तरफ ध्यान देना चाहिए। एस्फेक्सिया में भी इस तरह का कंडीशन मिलती है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में भी इस तरह की कंडीशन मिलती है। लीवर और स्प्लीन अगर दोनों इलाज हैं तो देयर इज चांसेस ऑफ सेप्सिस। तो अम्लाइकल सेप्सिस या सेप्टिसीमिया, इसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। किडनी, मैं उसकी चर्चा कर चुका आपसे कि किडनी का इन्वॉल्वमेंट ईयर से कैसे है। लेकिन अगर किडनी का इन्लार्जमेंट है तो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की संभावना बनती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की संभावना बनती है, जेनाइटेलिया फाइमोसिस मिल सकता है, पैराफाइमोसिस मिल सकता है, और एम्बिगुअस जेनाइटेलिया मिल सकता है, जो मेल या फीमेल दोनों का डाउट पैदा कराता है। स्क्रोटल स्वेलिंग मिल सकती है, और जो फीमेल अगर बेबी है तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा अगर नॉर्मल है तो वो लगभग बंद होंगे। अगर प्रीमेच्योर बेबी है तो
तो उसमें वो ओपन वाइडली ओपन मिल सकता है। बोन्स एंड जॉइंट्स, शार्ट लिम्ब छोटे हैं तो दैट इज ए चांसेस ऑफ शार्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म की संभावना बन सकती है। रिब्स केज डिफॉर्मिटी मिल सकती है, वो आपको देखने को स्पाइन में डिफॉर्मिटी मिल सकती है, स्पाइन बाइफिडा वगैरह जो आजकल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसमें स्पाइना बाइफिडा क्लेफ्ट फुट जैसी चीजें मिलती हैं। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड का यूज बताया गया है। और अगर हम अपने दृष्टि आयुर्वेद के दृष्टि खान पान की दृष्टिकोण से देखें तो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल जो साग वगैरह होते हैं, पालक वगैरह, या रेड कलर की जो पालक आती है उसका प्रयोग, चना, काला चना इसका प्रयोग, संतरा, केला, पपीता जैसे फल का प्रयोग, शतावरी का प्रयोग, ब्रोकली, चुकंदर, एवाकोडा या फोर्टिफाइड फोलिक एसिड और आयोडीन फोलिफाइड सेरल्स भी आते हैं, इनमें किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग से फोलिक एसिड शायद देने की संभावना नहीं बनेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। बहुत से पॉइंट्स में छूटे भी समय दे करके मैं बात कर रहा था। इसी तरह से शरीर पे जो वर्निक स्कैजियोजा लगी होती है उसको देख करके भी हम मैच्योरिटी का संज्ञान ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा लगा वर्निक स्कैजियोजा बॉडी पे लगी है तो दैट इज ए प्री मेच्योर बेबी। अगर नॉर्मल है, थोड़ा सा एक्चुअली रीजन में, ग्रोइन रीजन में है, तो दैट इज ए नॉर्मल बेबी। नहीं तो प्री मेच्योर था या नॉर्मल था, और बिल्कुल नहीं है तो देयर इज चांसेस ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी। तो इस तरह से थोड़ा सा वार्ड में हम बच्चे को जब एग्जामिन करें ध्यान देंगे तो बहुत सी बीमारियों का और नॉर्मेसी और एबनॉर्मेसी दोनों का ज्ञान हमें हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि बच्चे जब हम एग्जामिन कर रहे हैं तो बच्चा क्वाइट शांत हो, रोज चिल्ला न रहा हो, और वार्ड में आने के 1-2 घंटे बाद हम इसको थारो एग्जामिन करें तो बहुत कुछ हमें ज्ञान से मिल सकता है। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, फिर आगे कभी मौका मिला तो और डिटेलिंग करूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद सर। यहाँ पे जो हमारे चिकित्सक जुड़े हुए हैं और कुछ छात्र भी जुड़े हुए हैं, यदि इनको क्लिनिकल एग्जामिनेशन न्यूबॉर्न से संबंधित कोई प्रश्न करने हो, कोई उनकी दुविधा हो, तो वो अपने मैसेज चैट बॉक्स में कर सकते हैं। एक बात मैं छात्रों से पर्टिकुलर डिजीज एग्जामिनेशन अलग से बात करिएगा या फोन पे बात कर लीजिएगा। एक पर्टिकुलर डिजीज की एग्जामिनेशन की बात नहीं है ये। मैंने एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन की बात आपको बताई। एक पर्टिकुलर जैसे किसी को हाइड्रोसेफलस पूछना है या किसी को कोई डिजीज पूछनी है तो वो आप डायरेक्ट हमसे फोन से बात कर लीजिएगा, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं लड़कों से जरूर बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप जिस किसी भी कॉलेज में हैं या जिस किसी भी हॉस्पिटल में हैं, कोशिश करिए कि बच्चे का क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप करना सीखें, बजाय इसके कि पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे आधारित डायग्नोसिस आप बनाएं। अगर आपने क्लिनिकल सेंस अपना डेवलप कर लिया तो आप आगे चल के बहुत ही सफल होंगे। क्योंकि कल को आपका अपॉइंटमेंट कहाँ होगा, किस आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में होगा, किस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में होगा, वहां शायद इस तरह की सुविधाएं ना हो सकता। आपके कॉलेज में अच्छी सुविधाएं हो, लेकिन जहां आपकी अपॉइंटमेंट होगा वहां हो सकता है इस तरह की सुविधा ना हो। तो अगर आपने क्लिनिकल सेंस अपना डेवलप कर लिया तो आप एक कुशल चिकित्सक या पीडियाट्रिशियन बन सकते हैं। जी धन्यवाद सर। तो सर मैं आपका नंबर शेयर कर दूं बच्चों को? हाँ शेयर कर दीजिए जिसको जरूरत होगी पर्टिकुलर डिजीज पूछने की।
ठीक है सर, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक। धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर का ईमेल आईडी भी शेयर कर दीजिए। ठीक है सर, मैं कर हाँ, देता हूँ। ईमेल पे भेज दें तो हम उसका आंसर भी नहीं होगा, लिख करके भेज देंगे। बिल्कुल सर, मैं ईमेल आईडी भी भेज दे रहा हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तो मैं डॉक्टर दिनेश राय सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो हाँ, इस जी सर। सभी को प्रणाम। यत प्रभा पटलोद्भासी भासते अद्यापि भारतम आयुर्वेदात्मकम ज्योति शाश्वतम न प्रकाशतम। गुरु जी ने जैसा कहा, रोग माधव परीक्षे तत्व अनंतरम औषधम। यदि आपकी डायग्नोसिस अच्छी रहती है तो अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और एक कुशल चिकित्सक के लिए ये काम है, उसका कार्य है कि वो डायग्नोसिस अच्छी करे, और उसके लिए केस हिस्ट्री यदि हमारी अच्छी भरी जाती है, केस प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, तो हम अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। चूंकि कौमारभृत्य में शिशु एक मूक प्राणी है, वो अपनी वेदना को अपने मुख से व्यक्त नहीं कर पाता। माता पिता आते, हम केवल उसके लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं। आचार्य काश्यप ने इसीलिए लक्षणाध्याय और वेदनाध्याय दो विशिष्ट अध्याय का वर्णन किया है कि हम डायग्नोसिस जो है वो कर सकें। कौमारभृत्य सब्जेक्ट, चूंकि दुर्भाग्य ये रहा है कि जो हमारी आर्ष ग्रंथ है काश्यप संहिता, वो जीर्ण शीर्ण के रूप में उपलब्ध है, और उसमें काफी यदि हम साइंटिफिक क्लेरिफिकेशन करें, डिस्क्रिप्शन करें, तो सूत्र के रूप में वर्णन किया गया है, और उसको इस समय आधुनिक परिवेश में हमको साइंटिफिकली प्रेजेंटेशन देना है। जैसे फक प्रकरण है, फक में लास्ट में उन्होंने कह दिया, बाल संवत्सरापन्नम पादाभ्रम यो न गच्छति स फकित विज्ञेय स चैत्री विधो गर्भजय क्षीरजय गर्भजय तृतीय व्याधि संभव है। इसमें जितने भी फक, यदि हम माइल स्टोन देखें, डेवलपमेंटल माइल स्टोन, तो 1 साल के बच्चे को अपने पैर से चलना चाहिए, और यदि नहीं चलता है तो डिले डेवलपमेंट है। अब उसको उसी के भाषा में, चूंकि मैंने किताब रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी जी की पढ़ी थी, उन्होंने फक को रिकेट्स घोषित कर दिया था, केवल न चलने के कारण। चूंकि पैर में डिफॉर्मिटी होती है, विटामिन D3 की डिफिशियंसी होती है, रिकेट्स कर दिया। जबकि फक जो है विभिन्न व्याधियों का समूह है, बाल शोष भी है, पारिगर्भिक भी है, और PM भी है। तो हमको डिस्क्रिप्शन उसमें करना है। गुरुजी हमारे आधुनिक समय के वृद्ध जीवक हैं, हमने उनसे सीखा है। हम इसीलिए हमारी इच्छा रहती है कि जितने भी मेरे गुरुजी हैं, चाहे RD शर्मा जी हों, चाहे आप गुरुजी हों, चाहे मेरे गुरुजी प्रोफेसर मोती राय जी हों, प्रोफेसर मन्नू कुमार जी हों, प्रोफेसर चंचल शर्मा जी हों, जिनको मैंने सुना है सेमिनार में आपके CME में, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का ज्ञान हमको प्राप्त हो, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है कि आदान प्रदान से ही प्राप्त होती है। और हमारी जो आयुर्वेद का हनन वाला क्षेत्र है न, हमारे ऋषियों को खूब आता था, हर ज्ञान था, लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उन्होंने कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया। अपने शिष्यों को और पुत्रों को उन्होंने नहीं बताया, केवल मात्र चूंकि हमारा जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है तब तक हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यदि हम क्लास में जाते हैं और हमारा वो लेसन क्लियर है, तो हम बच्चे से आंख मिला करके और अपना मैटर जो है क्लियरिफिकेशन कर देते हैं, और यदि नहीं होता है तो हम डांट देते हैं, कल बता देंगे, परसों बता देंगे। ये हमारा निगेटिव पॉइंट रहा है। और आज जो है आयुर्वेद चूंकि ग्लोबल आयुर्वेद हो चुका है, और स्थिति है कि आपका साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, डाटा कलेक्शन, साइंटिफिक सब कुछ होना चाहिए, तभी हमारी इस विश्व में पहचान है। और चूंकि पहले आपके BHU में और जामनगर में ही PG थी, अब हर स्टेट में PG इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, और सभी टीचर, जनरली मैं भाग्यशाली समझता हूँ या धन्यवाद देता हूँ कि इस वेबिनार में जितने भी PG कॉलेज हैं, सभी के प्रोफेसर
जुड़े हैं। जैसे आपसे बता दूं, 2 प्रोफेसर तो आपके विदेश से जुड़े हैं, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह नेपाल से जुड़े हैं और डॉक्टर सेनानी श्रीलंका से जुड़ी हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजगोपाल जी दिल्ली से जुड़े हैं, डॉक्टर राकेश शर्मा जी पपरौला से जुड़े हैं, प्रोफेसर आपके शंभू दयाल शर्मा जी कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं, प्रोफेसर KN उपाध्याय जी इलाहाबाद से जुड़े हैं, प्रोफेसर MN गुप्ता जी आपके लखनऊ से जुड़े हैं, प्रोफेसर BS शर्मा जी दिल्ली से जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों का सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि वेबिनार जो है हमारा यही उद्देश्य है कि पहला तो हम एक दूसरे को जाने कि कौमार भित्त में भी कौन कौन टीचर, हमको पता ही नहीं लगता कि इस कॉलेज में कौन टीचर है, तो इस वेबिनार के माध्यम से इंट्रोडक्शन पहले होगा। दूसरा, आप जैसे जो हमारे विद्वान गुरु जी हैं उनका ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पास में ज्ञान का अथाह है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए और हमारे आप सभी जो है प्रेरणा स्रोत हैं। तो इस वेबिनार में करीब 50 लोगों ने भाग लिया, उसमें से करीब 15-20 तो प्रोफेसर से टीचर लिए और PG स्कॉलर लिए। मैं इसी कड़ी में डॉक्टर DP सिंह जी का, वैद्य पंकज कुमार सिंह जी का, डॉक्टर सुमिता कुमारी का, डॉक्टर अंकिता पाल, डॉक्टर रुचि तिवारी, डॉक्टर अर्पिता जैन, डॉक्टर दीक्षा, डॉक्टर रवि गुप्ता, डॉक्टर आकाश यादव, डॉक्टर जयवर्धन कालवा, संजना, डॉक्टर वेद मिश्रा और जो भी हमारे विद्वानगण या हमारे जो स्टूडेंट हैं, इस समय के जो हमारे उदयमान नक्षत्र हैं, आयुर्वेद के संरक्षक हैं, कौमार भित्त के संरक्षक हैं, हम उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैंने और डॉक्टर प्रोफेसर रीना दीक्षित जी जो आपके ऋषि कुल में प्रोफेसर हैं वो भी जुड़ी हैं। मैंने सबको, डॉक्टर प्रोफेसर BM सिंह जी को या हरिद्वार में जो ऋषि कुल में है हमारे जूनियर प्रोफेसर GP गर्ग जी को, सभी को हमने उनके व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज भेज दिया था। और भी कुछ लोग बच गए हैं, जैसे USA में हैं डॉक्टर रघुनंदन शर्मा जी, डॉक्टर वेंकटेश जोशी जी, गुरु जानते हैं, चूंकि हमारे में सभी मिले थे दोनों में, तो एक भविष्य में जुड़ेंगे। और हम भगवान धन्वंतरी से, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान रूपी गंगा अनवरत बहती रहे। इसी के प्रणाम। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के समापन की ओर हम अग्रसर हैं। जैसा कि हमारी परंपरा बनी हुई है, कार्यक्रम का समापन करने से पूर्व हम लोग शांति पाठ का पाठ करते हैं। तो हम सभी लोग एक साथ शांति पाठ करेंगे, उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओ कनेक्शन फिर हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, रहने दो, हो गया, अरे डिस्कनेक्ट हो गया। चलो लगाओ जरा जल्दी से। अरे स्पॉट कहाँ गया? मैं समझ से हो गया है बाबा। हाँ तो मोबाइल को खोल लिया।